तक ये लोग कह रहे थे कि हम जातिवाद नहीं करते, हम समानतावादी हैं, हम साथ में उठ बैठकर खाते हैं, और वही लोग जैसे ही ये मतलब बिल आया उसके बाद इतनी गंदी गंदी अभद्र गालियां जाति को लेकर ऊंचा नीचा मतलब बहुत सारी अब्यूजिंग बढ़ रही है। तो क्या वो चीजें दिख नहीं रही है भारत सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, दिख तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं इसको लेके। देख के अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जाति के विरोध में हैं, लेकिन ऐसे कोई भी घटना घट जाती है और तुरंत इन लोग जातिवादी गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये एक ही कॉइन का दोनों हिस्सा है ना। एक तरफ सरकार कह रही है कि देखिए हम तो समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता नहीं चाहती, कोर्ट होने नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो जिस आंदोलन के आधार पर सरकार ये बात कर रही है, ये आंदोलन भी आरएसएस के कुछ शाखाओं ने मिलकर बैक कर रहा है। आज का जो युवा है उसके हाथ में भगवा झंडा है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, वो नारे लगा रहा है कि जय श्री राम, हमें शिक्षा नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बिल आया तो सब में खलबली मच गई और रोडों पर उतर आए। तो मतलब एक करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत में एक पंक्ति लगातार आपको सुनने को मिलती है कि जाति है कि जाति नहीं। आप चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए, लेकिन जो जाति व्यवस्था है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और इसी संदर्भ में अभी आप देख रहे हैं पिछले दिनों से रोडे जाम है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं जय भीम के नारे लग रहे हैं। अब ये नारे क्यों लग रहे हैं ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि अभी जिस तरह से एक बिल लेकर आया गया, उसको रखा गया लोगों के सामने, तो एक बहुत बड़ा दल निकल कर आया जिसने कि पूरी शक्ति के साथ में इसका विरोध किया। और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा दिया गया। तो इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में सर, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। सर, आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, युवा हैं, देखते हैं बहुत सारी चीजों को एनालाइजेशन करते हैं, स्टूडेंट के साथ भी अच्छा एक कॉन्टेक्ट रहा होगा आपका। तो जानना चाहूंगा वर्तमान समय में जो जाति है भारत देश में खासकर, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, भारत देश में जाति जो है ये तो सदियों से चले आ रहे हैं, और संविधान लागू होने के बाद जो होना चाहिए था कि जातिवाद को धीरे धीरे खत्म किया जाए, ऐसे पॉलिसियां को लाया जाए जिसके थ्रू जातिवाद खत्म हो, वो ठोस तरीके से बहुत हो नहीं पाया। बीच बीच में हुआ, लेकिन ओवरऑल कास्ट सिस्टम अभी भी बरकरार है। वो अलग अलग जगह पे दिखता है। एक तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हायर एजुकेशन में इट इज़ वेरी एविडेंट। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ वो सिर्फ रोहित वेमुला के साथ ही नहीं हुआ, उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे लोग फेस करते हैं। जो बात बहुत ज़्यादा आती नहीं है वो है कि स्कूल के लेवल पे भी कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता है। आज भी कोई दलित बच्चा को अगर वो पानी पीने गया घड़ा से, उसको मार के उसका जान ले लिया जाता है। ऐसी घटना घटी है, राजस्थान में घटी है 2 साल पहले, उत्तर प्रदेश में घटी है। तो स्कूल लेवल पे भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन चलते हैं। एडुकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेस है, क्योंकि जहाँ तक कास्टिज्म को ख़त्म करने की बात है, एडुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार होना चाहिए था, जो शायद उस तरह से हो नहीं पाया क्योंकि सही नीतियाँ नहीं अपनाए गए। रिजर्वेशन जरूर लाए कि उस पर भी अभी हमला चल रहा है, रिजर्वेशन खत्म करने के भी नारे लगते हैं। साथ में देखिए, आज़ादी के बाद एक आइडिया था कॉमन स्कूल सिस्टम का। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब यही होता कि कोई भी इलाके के सारे बच्चे, सारे कास्ट के, सारे धर्म के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे। और बाबा साहब का भी यही सोच था कि इस तरह का कॉमन स्कूल सिस्टम बनेगा तो बच्चे जो है बचपन से एक अलग माहौल में बड़े होंगे जो कास्ट सेग्रीगेटेड नहीं है। लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम के दिशा में हम कभी बढ़े ही नहीं, बल्कि जो सरकारी स्कूलें थी, सरकारी स्कूलों में भी जब धीरे धीरे अलग अलग तबकों के बच्चे आने लगे, सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद 90 के दशक में, फिर उसके बाद तुरंत प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। और प्राइवेटाइजेशन बढ़ने के साथ साथ जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने लगे। तो सवर्ण समाज के लिए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बाकियों के लिए सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूलें, सरकारी यूनिवर्सिटी। ये जो सेग्रीगेशन हमको एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिखता है, ये बहुत ही खतरनाक है, और इसी से जातीय व्यवस्था वो बरकरार रह रहा है। लेकिन सर, इसमें जिस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि ये नैतिक ड्यूटी बनती है, जब ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो होना भी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी 10,000 से ऊपर स्कूल बंद किए गए, मर्ज कर दिए गए कुछ जगह। और अभी वर्तमान में जिस तरह, चाहे हम दिल्ली का आंकड़ा ले, कहीं का आंकड़ा ले, आज हम अगर 10th 11th क्लास के स्टूडेंट से पूछे कि आपके मौलिक अधिकार है क्या है, उन्हें वो भी नहीं पता। बहुत सारे बच्चों से जब हम चर्चा करते हैं कि देश के राष्ट्रपति कौन है या आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बेस क्या है, तो मतलब बच्चों को ये बेसिक चीजें भी समझ में नहीं आती है। लेकिन जब पढ़ाने वाले टीचर की बात करते हैं तो वही टीचर जो आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, उनके बच्चे सभी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसे समानता स्थापित हो पाएगी, या जो इक्वल एजुकेशन की बात हो रही है वो दे पाएंगे बच्चों को? देखिए, वो दिए बिना समाज जो है बिखरता जाएगा। वो अगर आज हो नहीं रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये प्राइवेटाइजेशन और भी बढ़ गया है।
स्कूल मर्जर जो हो रहा है, स्कूलें बंद की जा रही है। साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक नई पॉलिसी आई है जिसमें क्लास 5 के बाद बच्चों के पास कहा जा रहा है ऑप्शन रहेगा कि या वो एकेडमिक्स में जाए या वो वोकेशनल एजुकेशन में जाए। लेकिन हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था जिस तरह का है, हाई चांसेस कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके पास एकेडमिक्स का ऑप्शन भी कम होगा। यानी कि क्लास 5 तक बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उनको वोकेशनल एजुकेशन और चीप लेबर की तरफ ढकेला जाएगा। और क्लास 5 तक क्या पढ़ाया जाएगा? फाउंडेशनल लर्निंग। फाउंडेशनल लर्निंग में सिविक्स, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर आपको एक जानकारी बनती है संविधान के बारे में, ये सब कुछ शामिल नहीं है उसमें। तो ये कोशिश है कि आने वाले पीढ़ी के बच्चों को अपने हक अधिकार के कोई जानकारी के बिना एक काम में ढकेल दिया जाएगा जहां वो चीप लेबर बनेंगे और अपने हक अधिकार के लिए ढंग से लड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन सर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और अभी हम देख भी रहे हैं, क्योंकि आज का जो युवा है उसके हाथ में भगवा झंडा है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, वो नारे लगा रहा है कि जय श्री राम, हमें शिक्षा नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बिल आया तो सब में खलबली मच गई और रोडों पर उतर आए। तो मतलब एक करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? देखिए, फर्क तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए दो चीजें, एक तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये जो एक तरह के नारे लग रहे हैं, युवा बढ़ चढ़ के इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो युवाओं को बहुत बड़े पैमाने पे बरगलाया गया है। जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए उनके हक अधिकार के बारे में जो एक चेतना उनको होनी चाहिए वो उनसे छीना जा रहा है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबका भला होगा, और एक्चुअल जो इश्यूज है उनके उस पर ना कोई ढंग से काम हो रहा है और उस पर जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। अब दूसरी तरफ ये जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी मानसिकता के आधार पे ही लोग खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा खेल चल रहा है। खेल ये है कि सरकार को एक तरफ दिखानी पड़ेगी कि नहीं देखिए हम तो बराबरी चाहते हैं, है ना, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। अब सरकार ये कह पाएगी देखिए हमने तो अपने तरफ से लाया, कोशिश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होने नहीं दिया और जनता भी ये नहीं चाहती है। लेकिन ये जनता कौन है? ये जनता वो है जिनको सरकार नहीं और सरकार और आरएसएस ने मिलके बरगलाया है। तो ये एक बड़ा नेक्सस चल रहा है सरकार आरएसएस ये सब के बीच। और ये जो जिन तबकों को आज सड़कों पे देख रहे हैं आप, ये रेगुलेशंस के खिलाफ आवाज उठाते हुए, ये भी इसके पीछे भी एक बैकिंग है जो आरएसएस और उनके जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है। देखिए इन लोग शिक्षा में बहुत सारे एनजीओस चलाते हैं, और ये एनजीओस जो है इस तरह के सवर्णों के जो आंदोलन है, शोषण करने के अधिकार का आंदोलन जो रायन जी ने कहा, इस तरह का आंदोलन को ये लोग बैक करते हैं। तो इसी के चलते ही हो रहा है। ये एक ही कॉइन का दोनों हिस्सा है ना। एक तरफ सरकार कह रही है कि देखिए हम तो समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता नहीं चाहती, कोर्ट होने नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो जिस आंदोलन के आधार पे सरकार ये बात कर रही है, ये आंदोलन भी आरएसएस के कुछ शाखाओं ने मिलकर बैक कर रहा है। ये तो वही लोग हैं ना जो कल तक कह रहे थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और आज मोदी को कोस रहे हैं। लेकिन यही वो लोग हैं फिर कल भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए, उनकी जय जयकार लगाए करेंगे। तो सर प्री प्लान नहीं लगती हैं ऐसी चीजें? क्योंकि अभी जिस तरह से आपने बताया कि एक तरफ तो ये बोलते हैं, एक तरफ ये बोलते हैं, और फिर खुद ही ना उसको हवा देते हैं। हाँ, प्री प्लान तो है, प्री प्लान है, लेकिन साथ में ये भी देखने की चीजें, देखिए देश में जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको पूरे राइट विंग की तरफ शिफ्ट कर दिया है। यानी कि अब बहस पहले क्या हो रही थी, सबको किस तरह शिक्षा मिलेगी, अभी बहस हो रही है कि यूनिवर्सिटीज में समता बराबरी की पॉलिसीज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो पूरा दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह के माहौल में जो होता है, एक कंपटीशन की राजनीति होती है कि कौन ज्यादा ब्राह्मणवादी, कौन ज्यादा हिंदुत्ववादी, ठीक है। तो अब ये आरएसएस ने किया है कि एक सेक्शन को खड़ा कर दिया है जो जाके सरकार को ये बोलेंगे कि भाई आप तो सही मायने में हिंदुओं की रक्षा नहीं करते हैं। इस तरह पे आरएसएस भी सरकार पे दबाव बनाना चाहता है, और ऐसा जो कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स है हर जगह इन लोग को आप काम करते हुए देखेंगे। दंगे हो या कहीं पे कोई भी शोर शराबा हो, इन लोग पहुंच जाते हैं, और इस तरह के आंदोलन में भी इन लोग पीछे से मदद करते हैं। चाहते हैं सरकार पे एक ऐसा दबाव बनाए कि आप लोग सही मायने में ब्राह्मणों के, हिंदुओं को रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये करके आरएसएस जो है पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को और भी ज्यादा ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी दिशा में खींचने की कोशिश कर रही है। अच्छा सर, जानना चाहूंगा कभी आपके कॉलेज में या आपके जीवन लाइफ में कोई ऐसा केस आया कि किसी दलित समाज के बच्चे ने किसी ब्राह्मण व्यक्ति के ऊपर या बच्चे के ऊपर झूठा केस लगाया हो या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई हो? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं हो। देखिए आपसी रंजिश होती है और वो हल भी हो जाता है, लेकिन इस तरह का इल्जाम लगाना, किसी को जानबूझ के हरास करना, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। होता है तो उल्टा होता है, तो उल्टा होता है। जो दलित समाज के बच्चे हैं, देखिए उन लोग जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं,
एक तो मामला हमेशा सिर्फ एक डायरेक्ट शोषण का नहीं होता है, जो माहौल ऐसा रहता है उस माहौल में वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। तो हर बार डिस्क्रिमिनेशन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जब होता है वो साइलेंट तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि कोई जाके शिकायत करता है या कोई जाके जानबूझ के हैरेस कर, वो भी होता है, लेकिन अ लॉट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी सटल, है ना। तो इस तरह के माहौल में जो इस माहौल को बदलने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज को तो अलग से कुछ स्टेप्स लेने ही चाहिए। जो रेगुलेशंस आ रहे थे ये तो एकदम मिनिमम चीज़ है। अच्छा सर, जिस तरह से अभी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी वायरल होती होगी, और जरूरी नहीं है कि ये सभी ने देखी हो, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, बड़े बड़े नेता, वो सभी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है या अन्य लोग हैं वो भी जुड़े, वो तमाम उन वीडियो को देख रहे हैं जो कल तक ये लोग कह रहे थे कि हम जातिवाद नहीं करते, हम समानतावादी है, हम साथ में उठ बैठ कर खाते हैं। और वही लोग जैसे ही ये मतलब बिल आया उसके बाद इतनी गंदी गंदी अभद्र गालियाँ जाति को लेकर ऊंचा नीचा, मतलब बहुत सारी अब्यूजिंग बढ़ रही है। तो क्या वो चीजें दिख नहीं रही है भारत सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, दिख तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं इसको लेके, देख के अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जाति के विरोध में हैं, लेकिन ऐसे कोई भी घटना घट जाती है तुरंत इन लोग जातिवादी गालियां देना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमको ये सवाल उठाना पड़ेगा कि यही लोग फिर जब जाके कहेंगे कि हम तो जाति का अंत चाहते हैं, ये लोग सच कह रहे झूठ कह रहे हैं, इन लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच में जाति का विनाश चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता है, आप जाति का विनाश करने के लिए कर क्या रहे हैं, कौन सा स्टेप्स आप अपना रहे हैं, अपने निजी जिंदगी में हो, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हो, या आप सरकार से क्या क्या मांग कर रहे हैं। और सरकार कभी अगर इस तरह की नीतियां अपना रहे हैं, जैसे जो यूजीसी रेगुलेशन है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे तय होगा आप जाति का विनाश चाहते हैं कि नहीं। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो ये जो हवा में ये लोग बातें करते हैं ना कुछ लोग कि हम तो जाति का विनाश चाहते हैं, इसको एकदम कॉल आउट करने की जरूरत है। ये एकदम गलत बात है, इसके खिलाफ एकदम पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है। सिर्फ सड़कों पे नहीं, अपने घर पे भी, हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स भी जरूरी जगह है जहां हम इस पे सवाल खड़ा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सर से हमने जो मेन मुद्दा चला उसको लेकर बात की, और सर ने बड़े ही तार्किक तरीके से अपनी बात को रखा है। तो साथ ही मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।